हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक टारगेट करेंगे और आज ही इसको कंप्लीट भी करेंगे। साथ में हम लोग इसके जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और जो कि सीबीएसई बोर्ड में पीवाईक्यूज भी आ रखे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए एज अ रिविज़न रहेगा और नहीं पढ़ा है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की क्लास रहेगी। तो ध्यान से आप लोग सेशन को अटेंड करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर करा दिया है, उसी तरीके से हम इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सर, ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चों एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जहाँ पे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, ठीक। तो हम अगर यहाँ पे बात करें केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मेन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मेन लॉजिक है क्या या कहाँ पे वो अप्लाई होता है, तभी हम उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जगह जहाँ पे इसका यूज है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट एक तरीके से बेटा स्पीड है ना। रेट क्या है? एक तरीके से स्पीड है। जैसे आप लोग किसी भी मूविंग बॉडी का पार्टिकल का स्पीड निकालते हो, ऐसी रिएक्शन में रिएक्टेंट ने कितना ट्रेवल किया या प्रोडक्ट कितना बनाया, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, वो उसके अमाउंट में जो चेंज आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरा, किन किन फैक्टर से ये रेट जो है अफेक्ट होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन के रेट पे फर्क किन चीजों से पड़ता है। और तीसरी बात है बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब है रास्ता, है ना। किस रास्ते से होते हुए रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए थे किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये तीन मेन चीजें हैं जिनको कि हम यहाँ पे डील करेंगे। अब रेट लिखना मैं आपको बता देता हूँ, रेट कैसे लिखा जाता है। देखना आप लोग, रेट जो होता है, रेट को डिफाइन किया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया बस वो क्या होगा? रेट होगा, ठीक। अब कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। दोनों के टर्म्स में आप रेट लिख सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक रिएक्शन है बच्चों इस प्रकार से, A प्लस ए गिव्स C प्लस बी, तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, तो अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा तो एक माइनस का साइन मैं अपने साथ लेके चलूंगा। इस बात को आप ध्यान रखो। लॉजिकली ये क्यों आता है? क्योंकि रेट को हम नेगेटिव यहाँ पे शो नहीं करते हैं, और जब आप रिएक्टेंट का बाद वाला अमाउंट देखोगे तो वो कम रहा होगा पहले वाले से, बिकॉज रिएक्टेंट कंज्यूम होता है रिएक्शन में, है ना। तो फिर बाद वाला माइनस पहले वाला करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब हमें दिखाना है रेट को पॉजिटिव, तो पहले से ही मैंने नेगेटिव का साइन यहाँ पे लिख लिया। सपोज आप ए के टर्म्स में लिख रहे हो तो ए का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना। देन फिर ए की कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने? कंसेंट्रेशन लिखी है। ऐसे ही आप बी के लिए लिख सकते हो, बी की कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हो, फिर वहां पे आपको साइन जो है वो कैसा रखना पड़ेगा? पॉजिटिव, बिकॉज प्रोडक्ट पहले कम रहे होंगे और बाद में प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो समय के साथ साथ प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा, इसलिए फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। देन दूसरे वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी आप लिख सकते हो, डी से डिवाइड कर दो और जो डी की कंसेंट्रेशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ ली जाती है, वो क्या है? वो है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस। तो अपीयरेंस किसका होगा? बताओ बच्चों, अपीयरेंस किसका होगा?
चलो जी, हम बात कर रहे थे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की, है ना। तो कैसे लिखा जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस? देखो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, मतलब चेंज लिखना है, बस यहाँ पे आपको केवल चेंज लिखना है। तो देखो इसका अपीयरेंस मान लो आप सी का अपीयरेंस का रेट लिख रहे हो, तो बस ये आ जाएगा। साइन तो लगेगा, जो साइन लगाना है, बिकॉज रेट पॉजिटिव रखना है आपको। ऐसे ही अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस डी का लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी की कंसेंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोफिशिएंट का यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिखा जा सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसका? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का, तो बस साइन नेगेटिव रहेगा, ए की कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे इस पे, बट एक बार आप लिखना तो सीख जाओ जनरल टर्म्स में। बस ए बी की जगह फिर कोई रिएक्टेंट आ जाएगा, कोई केमिकल आ जाएगा। इतनी बातें जो लिखी है इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इन्हीं चीजों को अभी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो चलो फिर अब आपकी बारी है ना, तैयार हो जाओ। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दिया मैंने आपको। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना, अब इसमें आप देख रहे हो आपको क्या बोला है, डी बी बाई डी टी इक्वल टू। तो यहाँ पे जरा लिखने का प्रयास करो, रेट लिखोगे कैसे इसके लिए? देखो ए के आगे 3 लिखा है, ए रिएक्टेंट है, तो -1/3 डी ए बाई डी टी इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव, और 1/2 डी बी बाई डी टी। तो मुझसे केवल डी बी बाई डी टी की वैल्यू पूछी है। रेट किसी भी चीज से निकालो सेम आता है, चाहे वो किसी भी रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालो, ठीक है। तो अब मेरे को इतनी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा, है ना। इसको यहाँ पे छोड़ा, यानी कि डी बी बाई डी टी जो कि प्लस का है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 इधर चला जाएगा, -2/3 डी ए बाई डी टी, है ना, ये आ जाएगा। तो देखो ऐसा कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, और ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार रेट लिखना सीख ले वो तो वो आ जाएंगे, आपको हो जाएंगे, एमसीक्यू में आ रखा है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, बस यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन और ये सब दे दिया है। कोई बात नहीं, पहले हम रेट लिखेंगे, है ना। और देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है NH3 का, तो जो आपको डाटा दिया है ना उसकी हेल्प से पहले आप वैल्यूज लिखो। यानी कि सर अपने को ये दिया है, अपने को ये वैल्यू दी है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट बताना भूल गया मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर समझा दूंगा कैसे आई है। अब देखो रेट कैसे लिखोगे आप, रिएक्शन आपके सामने है ना। तो अगर आप इसके टर्म्स में लिखते हो N2 के टर्म्स में तो यही आ जाएगा। सर आपने डिवाइड नहीं किया कोफिशिएंट से, अरे भाई 1 है तो वो लिखा दिए मैंने। यहाँ पे देखो 3 था तो किया है डिवाइड, और यहाँ पे है आपका +1/2 dNH3/dt। अब इसमें से कौन सी वैल्यू आपके पास है? अपने पास सर ये dNH3dt वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये लगा दो आप वैल्यू, फिर 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है कि अच्छा इसमें निकालना ही है। पहला आंसर ये हो गया, ठीक। तो पहला आंसर हो जाएगा 1.8 10⁻⁻⁴। यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये यूनिट ये क्यों आ रही है? क्योंकि देखो रेट क्या था, रेट था चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोलरिटी के टर्म्स में मोल पर लीटर, और टाइम अगर मैं सेकंड में ले रहा हूं तो ये, तो जब इसको आप सही से लिखोगे तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सारी बात समझ में, इसलिए ये यूनिट है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इसमें अपने को कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, मतलब केवल इतने चीज की वैल्यू चाहिए आपको। तो देखो ये भी तो रेट के बराबर ही है ना। तो आप
यहां से क्या करो, रेट कितना है अपने पास 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ और -1/3 dH2 अपॉन में dt है ना। अपने को इतनी चीज की वैल्यू चाहिए तो 3 को उधर कर लो, 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका इधर ही रहेगा। तो ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 जो कि कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ रही बात समझ में? ठीक, तो हमने 3 बातें आपको बता दी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखना, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में आ रखा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो चीजें जो कि रिएक्शन के रेट को, गति को, स्पीड को प्रभावित करती हैं। जैसे सबसे पहले बेटा कंसंट्रेशन, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा लेके चलते हो तो चांसेस ज्यादा है कि रिएक्शन जो है तेज गति से चलेगी। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है। दूसरा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है रिएक्टेंट का तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको वो ज्यादा देखने को मिलेगी। देन बात आती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट में आपको आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने हैं या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने हैं। अगर आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जल्दी से आयोनाइज होंगे और फिर वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। देन टेम्परेचर से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और जनरली ये देखा गया है कि अगर आप 10 यूनिट का चेंज करते हो टेम्परेचर में, है ना, तो रेट आपको डबल होता हुआ दिखेगा। देन कैटेलिस्ट, अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है तो ये भी क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट भी क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि लाइट पे डिपेंड करती हैं। तो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। इनको आप अगर आता है 2 मार्क्स में चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो इसको आप इलेबोरेट करके लिख देना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ क्या है? रेट लॉ भाई मतलब एक एक्सप्रेशन है जिससे कि आप रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। तो यहाँ पे एक लॉ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी हेल्प हम लेंगे। क्या है सर लॉ ऑफ मास एक्शन? इसका कहना ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उसकी पावर में वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये रिएक्शन है, वही जनरल वाली रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा कि रेट जो होगा ना वो एक ही कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसका कोफिशिएंट है ए, वो पावर में चला जाएगा। बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट चला जाएगा। ठीक है, ये बात तब तक सही है जब तक ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब ये एलिमेंट्री का क्या मतलब है सर? एलिमेंट्री का मतलब है बच्चों वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो, जो क्या हो, सिंगल स्टेप में मतलब कंप्लीट हो। ठीक है, कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। तो उसके लिए ये बात सही है कि आप सीधे कोफिशिएंट को कहां भेज दो, पावर में। बट यहां पे क्या होगा, ये वाला जो बात है इट इज नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये बात वैलिड नहीं है। क्या होती है सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है बच्चों जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, है ना, विच टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप। तो वो भी देखेंगे, मैकेनिज्म से हमें पता लगेगा किन किन स्टेप्स को वो फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रेट जो है a की पावर x और b की पावर y, जहां पे x a के इक्वल हो भी सकता है और x a के इक्वल नहीं भी हो सकता है, जहां पे y b के इक्वल हो भी सकता है और हो सकता है y b के इक्वल ना हो। अब यहाँ पे ये जो a और b है या x और y है, इसको ऑर्डर कहा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऐसे अगले उसमें लिखा भी हमने स्लाइड में, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कहाँ पे बच्चों, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम जो है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता, यहाँ पे ऑर्डर हो जाता x प्लस वाई, है ना, सॉरी a प्लस बी कर लो इसको, ये ऑर्डर क्या हो जाता बच्चों, a प्लस बी हो जाता, क्योंकि पावर्स जो है वो a और b है तो उनका सम a प्लस बी। यहाँ पे a को कहा जाता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और b को कहा जाता ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक, तो हो सकता है इंडिविजुअल के टर्म्स में भी बात हो जाए। और अगर आप यहाँ लिखते हो ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाता, यहाँ पे ऑर्डर आ जाता x प्लस वाई। तो वो डिपेंड करता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर जो है वो क्या है और उनका सम क्या आ रहा है। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है ना, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, रेट इक्वल टू के a की पावर x b की पावर y। और जहां पे जो k है ना, इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, वेयर k इज रेट कांस्टेंट। बेसिक बातें ये नहीं पता होंगी तो आगे हम लोग फिर डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। वेयर k इज रेट कांस्टेंट, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप इनको 1 कर लो, a और b की वैल्यू को 1 कर लो, अब 1 की पावर कुछ भी रख लो, आएगा क्या, 1 आएगा, तो फिर रेट इक्वल टू के हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विच इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 1। और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह दिया जाता है, इसको स्पेसिफिक रेट भी कह दिया जाता है, और रेट कांस्टेंट तो इसको कहा ही जाता है। तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में, के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको रेट लॉ लिखना आया होगा, आपको एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पता लगा होगा, और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। और देखो ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है तो इसको हम मॉलिक्यूलरिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। देखो ऑर्डर तो आपको समझ आ ही गया, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी होती है कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, आगे चल के हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे ये बताया गया है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने की क्या कंडीशन है हम आगे देखेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, एनर्जी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इफेक्टिवली इन अ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक,
तो आई होप आपको मॉलिक्यूलरिटी समझ आया होगा। ठीक है, अब यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं देखी गई है। रीजन ये है कि आप देखोगे 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, है ना, इफेक्टिवली 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर जाएंगे, लेकिन जब 4 मॉलिक्यूल की बात आप करते हो तो होगा क्या, जैसे मैंने 4 मॉलिक्यूल बनाए तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड कर रहा है, बट इसके साथ नहीं कर पा रहा है। तो वही है, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, सबके साथ कोलिजन हो, है ना। तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है यहाँ पे 4 नहीं देखी गई है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 हो जाएगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। तो ये इसलिए ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व, बहुत ही कम इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन क्या है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ molecules colliding effectively is very less when they are more than 3। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करने जाते हैं तो उनमें इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस देखो। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस देखो आप क्या होगा। देखो ऑर्डर जो है ना, अभी मैं लिखाई देता हूं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक, ऑर्डर की बात करें और मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिख जाए। देखो ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, मतलब एक्सपेरिमेंट से ही आप ऑर्डर बता सकते हो। सर आपने तो कहा था रेट लॉ, भाई रेट लॉ भी मतलब एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, अलग अलग मेथड होते हैं रेट निकालने के, है ना। मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज अ थ्योरेटिकल फिनोमिना या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आप इसको कह सकते हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्या मैटर हो गया। ठीक सर, अगला देखो आप, ये जो है ये कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी, है ना। इट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी बच्चों एक होल नंबर ही होगा, मॉलिक्यूलरिटी है ना। इट इज यूजुअली 1, 2 और 3, यही होगा, उसमें 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है सर। ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अप्लाई हो सकता है, इट कैन बी अप्लाइड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है बच्चों, इट हैज नो यूज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे आप मॉलिक्यूलरिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। यार ये बात समझ में या नहीं बताओ। ठीक है, तो ये कहानी है। अब मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आपने देख ही लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में यार एक सा कितने स्टेप में देखोगे, हम तो एक ही स्टेप में देख सकते हैं ना कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी।
और ज्यादा पॉइंट बढ़ाने हो डेफिनेशन का पॉइंट लिख लेना है ना, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा का थोड़ी आएगा वो डिफरेंशिएट करने को। चलो अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे डील करने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन P से Q, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस P का इंक्रीज होता है फैक्टर ऑफ 8 से, ठीक है। P रिएक्टेंट है, मतलब एक तरीके से आपको यही तो दे रखा है इन्होंने। रेट कैसे लिखते हैं आप, रेट लिखते हैं बेटा -1/1 dP/dt इक्वल टू, विकास सर बोल रहे हैं, प्लस 1/1 dQ/dt, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये इन्होंने यही तो दे दिया, ये वैल्यू दे दी है 1 का, तो वैसे ही कोई रोल नहीं, रेट दे दिया। तो रेट क्या कह रहे हैं, 8 के फैक्टर से चेंज होता है अगर आप कंसंट्रेशन को कितना करते हो, डबल करते हो। तो सपोज पहले जो रेट था, ऐसे लिख देता हूं मैं, पहले जो रेट था, ऑर्डर नहीं पता कितना है, x मान लिया, पहले जो रेट था वो r था। अब क्या हुआ, कंसंट्रेशन को डबल किया ना, तो रेट 8 गुना हो गया। तो इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड कर दो आप। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करने। और ये बेटा यहाँ क्यों लिख रहे हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024, मतलब रीसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। कभी कभार सर ये लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, अब लफड़ा हो जाता है। इनको डिवाइड करोगे कैंसिल होगा, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 1/2 की पावर x और ये आ जाएगा 1/8। सेम करने का प्रयास करो बेस को, तो ये 1/2 की पावर x और ये 1/2 की पावर 3। तब बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 3 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक, बढ़िया भाई। बेसिक क्वेश्चन है और यहीं पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल तो कर जाते हो मतलब फॉर्मूला याद करके, अब दिक्कत इनमें आती है। जैसे ये देखो, फॉर द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी हो सकता है, देख के मैं बता पाऊं। अब यहाँ पे देखो ऐसा भी ऑप्शन है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज ऑर्डर इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये वाली बात ज्यादा सही लग रही है मेरे को। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है ना, उन्होंने खुद ही ऐसे दिया होता, वो ऑर्डर बता रहे होते, तो मैं क्या करता, तो मैं देख लेता, हाँ 1 है विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो लिखना बता देता हूं, इफ दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन बच्चों एलिमेंट्री होती तब, तो रेट कैसे लिखा जाता, रेट लिखते रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में 1 बी के रिस्पेक्ट में 2, तब ये बातें सही हो जाती, ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाता। बट ऐसा यहाँ कुछ दिया नहीं है, और ऑप्शन में एक बात दे दी कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो फिर हम उसी की तरफ चलते हैं, उसी को हम बात को सही मान लेते हैं। ठीक, रेड कलर ही थोड़ा अलग पता लगता है, ये पता लगेगा क्या, पता लग तो रहा है। चलो आगे देखो आप, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा यूनिट बताना भूल गया मैं आपको, रेट कांस्टेंट की समझ लो, ध्यान से समझना जरा, वहां पे है ना। देखो अपन लोगों ने क्या लिखा था, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन n, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, k को एक तरफ कर लो, तो ये क्या आ गया, k को एक तरफ करके क्या आ गया, k को अगर आप एक तरफ करते हो तो ये आ गया रेट अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n। रेट की यूनिट अभी मैंने निकालना बताई थी आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन को मैंने क्या लिख रखा है, मतलब मोल लीटर इनवर्स होती है ना, ठीक है, होल पावर n। अब आप इसको अरेंज कर लो, तो मोल ऊपर 1 है नीचे n है, तो मोल 1 - n हो जाएगा।
लीटर ऊपर -1 है, नीचे n है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी लीटर -1 की बात है, तो लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। तो ये जनरल यूनिट आ गई के की, ये के की क्या आ गई, जनरल यूनिट आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट है किसकी, रेट कांस्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन की, वो दोनों सेम होंगी। हाँ देख सकते हैं, देख लेंगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर है तो पावर 0 हो जाएगा, किसी भी चीज की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि रेट इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। तो जो के की यूनिट होगी वही रेट की होगी, यानी कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो रेट की भी होगी। असर्शन सही है। रीजन पढ़ो, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ रेट तो केवल के पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। बिकॉज लगा के पढ़ो, सही सेंस बन रहा है, इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट देखो आप, आ रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे होना चाहिए, गलती से मिस्टेक है ना। आ रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, बढ़िया बात है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, चूज द करेक्ट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ईयर मेंशन नहीं है बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्टली मैंने 20 के बाद वाले ही क्वेश्चन लिए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन लेके बैठोगे टाइम ज्यादा लगता है, करा रखा है, अगर आप लास्ट ईयर भी कराया था तो उसकी प्लेलिस्ट है, वहां पे देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, बट वहां पे थ्योरी नहीं कराई थी। अब सीधे क्वेश्चन हम भी अगर कोई टॉपिक करते हैं जैसे हायर लेवल का, है ना, तो नहीं आता है तो फिर पहले थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उसके लिए, तभी तो आप क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस बार चीजों को मॉडिफाई किया, हमने कहा क्वेश्चन कम करा लेंगे लेकिन थ्योरी एक बार साथ में समझा दें ताकि मेन कंटेक्स्ट तो पता लगे। चलो तो यहाँ पे रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो रेट है ना, और रेट क्या हो गया आपका, ए मान लो कोई एक ए रिएक्टेंट था पावर 2, अब कह रहे हैं कि इस समय रेट को आर मान लो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ कर दी, रिएक्शन ये मान लो ए से प्रोडक्ट मिल रहा था आपको, एलिमेंट्री रिएक्शन थी। कैसी रिएक्शन थी, एलिमेंट्री रिएक्शन थी ये, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप इसको हाफ करते हो पूरे पे ही है, मान लो रेट हो गया आर डैश, तो रेट पे क्या फर्क पड़ा, है ना, दोनों को डिवाइड करके देख लो आप, आर अपॉन आर डैश, के से के कैंसिल, ए का स्क्वायर और नीचे ए बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो नया वाला रेट है ना वो पुराने वाले रेट के 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। तो अभी हमने देखा भी था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया तो रेट भी देखो कितना हो गया, कम हो गया। तो भाई बात लॉजिकल है, जो मैंने वहां थ्योरेटिकली लिखी थी ऐसी थोड़ी हुई, है ना। और देखो आप, सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है ना, ये मैकेनिज्म वाला हो गया। अब इसमें तो हमसे मॉलिक्यूलरिटी पूछी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, एक आयोडाइड आयन का, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, और इसका नाम बताओगे बच्चों क्या है, IO माइनस का, बताओ, बताओगे तब इनाम मिलेगा तुम्हें। IO माइनस का नाम बता दिए तो सोचो, देखो IO4 माइनस होता है पर आयोडेट, IO3 माइनस होता है आयोडेट, IO2 माइनस होता है आयोडाइड, ये हो गया हाइपो आयोडाइड। तो ये क्या लिखा है, हाइपो आयोडाइड लिखा है। ये सब बातें क्लास 9 जब फॉर्मूला बनाना सिखाया जाता है आयनिक कंपाउंड का तब हम बता देते हैं, है ना, बाकी हम पता नहीं कैसे पढ़े हो चीजों को। चलो अब यहाँ पे देखो आप, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन तो हो गया,
स्टेप 1 में भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, स्टेप 2 में भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए और ऐड करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन पहला, और दूसरा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो और जो पॉसिबिलिटी है वो भी मैं यहीं पे बता रहा हूँ, आप बताओगे क्या लग रहा है। देखो जो स्लो स्टेप होता है ना मैकेनिज्म में, 2 टाइप के स्टेप हो सकते हैं, या तो स्लो स्टेप होगा या फिर क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। अब आप किसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, जो स्टेप स्लो है, स्लोली मूव कर रहा है, वहां पे आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो होता क्या है कि ये बात, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब आप स्लो स्टेप को देख के क्या कर सकते हो, रेट को लिख सकते हो। आ रही बात समझ में या नहीं? ठीक है सर। तो फिर स्लो स्टेप तो ये फर्स्ट वाला है, तो यहां से देख के रेट लिखो, जैसे रेट लॉ में लिखते थे, रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एलिमेंट्री मान के लिखो, क्योंकि हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये क्या बात लिख रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री इन इटसेल्फ, है ना। हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ सर, एकेडमी में। ठीक है सर। सर अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, अगर वो आएंगे भी तो टाइम नहीं दे पाऊंगा, अगर कल आ जाएं तो। अब चल ही रहा है सर, जो चैप्टर कराना है, तो हो सकता है 5 भी बज जाए। हाँ हाँ सर। कल जब भी सुबह ही आप बोल दें, सुबह फ्री हो जाए। ठीक है सर, कल हाँ मॉर्निंग आफ्टरनून कभी भी बाद में भेज दीजिएगा, मैं सुबह ले लूँगा क्लास। हाँ ठीक है सर। हाँ प्रिंसिपल सर का फ़ोन था, कोई पेरेंट्स आ रहे हैं। मैं कहा मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ। हैं? अरे तो मेरे से ही बात करानी है ना, तो मैंने कहा कल भेजना आप। कल भी कह रहे हैं 2:30 के बाद आएंगे, मैंने कहा फिर मैं क्लास सुबह ले लूँगा, यही करूँगा। अभी तो 5 बजे से पहले खाली नहीं हूँ। ठीक, चाय बनवा दो सर। ठीक। तो यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होता है, अपने आप में एलिमेंट्री होता है। ठीक है, एलिमेंट्री इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखो, अब अगर आपको ये रेट लॉ, पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया, और ऑर्डर भी यहीं से आ जाएगा, ऑर्डर भी जो है वो यहीं से आ जाएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए और ऐड किए थे, आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, बट सेशन की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हमने उसको यहाँ पुट नहीं किया। ऐसा कहीं मैंने देखा है पहले 17-18 में, तो फिर आ सकता है ना। एनसीईआरटी में ऐसी बातें नहीं दी है, बट अगर आया है तो हमें तैयार रहना है ऐसे के लिए। ठीक, स्लो स्टेप से रेट लिखा जाएगा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो स्लो स्टेप में आप जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट हैं उसको पावर में लिख सकते हो, कंसेंट्रेशन टर्म के। अगला देखो, द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2Br2 अपीयर्स टू बी 2। हाँ है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये बात सही है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये बात भी सही है। यानी कि भैया एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बिकॉज लगा के पढ़ो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट देखो आप,
फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन रिएक्शन x प्लस वाई। ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करें सर? देखो जब भी ऐसा आपको डाटा मिले तो आप हर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा से रेट लॉ लिख लो, रेट लिख लो। जैसे पहले वाले से क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू के, और देखो यहाँ पे x की कंसेंट्रेशन पावर a, y की कंसेंट्रेशन पावर b, हमने कुछ भी मान लिया ये भी, ठीक है। इस समय रेट कितना है, 0.05 है। देन सेकंड से लिखो आप रेट इक्वल टू के, x की पावर a, y की पावर b। अरे ये क्यों, ये तो मैंने जनरल लिखा है ना, वैल्यूज भी तो पुट करनी है, अभी तो अपने को वैल्यूज भी पुट करनी है, ये एक जनरल मैंने लिख दिया। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, पहले आप रेट लॉ लिखोगे, है ना, और अगर आपको रिएक्शन दी भी है तो उसको एलिमेंट्री मान के कोफिशिएंट जो है उनको पावर में मत लिखना। अगर भाई एलिमेंट्री होती तो इतना रामायण क्यों फैलाते, वो ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल होता है, इसलिए तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको दिया गया है। आइए वापस, तो पहले वाले से लिखो आप, पहले वाले से देखो रेट कितना आ रहा है 0.05, और ये 0.2 की पावर a, 0.2 की पावर b हो जाएगा। अगला देखो आप, ठीक है, अभी ध्यान अभी करेंगे, सॉल्व करना बताएंगे। ये क्या कर रहे हो सर आप ही, अरे यार x की कंसंट्रेशन लगा रहा हूं, y की कंसंट्रेशन लगा रहा हूं, अपॉन m क्या लिखा है, वो यूनिट लिखी है। अब आप ऐसे दो इक्वेशन पिक करो जिसमें x वाले टर्म्स या y वाले टर्म्स कोई कैंसिल हो जाएं। तो सर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इधर से तो आ जाएगा अपना 1/2, ठीक है, और ये तो पूरा ही कैंसिल हो रहा है, 0.1 0.1 0.1, 1 और 3 को डिवाइड कर लो आप, किसको करो, 1 और 3 को कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और इधर कितना आ जाएगा, k से k कैंसिल, 0.2 की पावर a, 0.1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर a। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ये सॉल्व हो गया था ना पूरा, 2 नहीं है ये 1 है, ये क्या है, ये 1 है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये तो, है ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर a और 1 की पावर a, इसको डिवाइड हो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 2/1, यानी कि 2 की पावर b। तो आप क्या करो, बेस को सेम कर दो, तो 2 की मतलब किसी भी चीज की पावर अगर मैं 0 लिखूंगा तो वो क्या आ जाता है, 1, यानी कि ये 2 की पावर अगर 0 रहा होता तो b इक्वल टू 0, यानी कि b के रिस्पेक्ट, मतलब जो y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, 0। अब कहीं पे भी पुट कर दो इसको, आप पहले वाले में ही पुट कर दो, तो ये आ जाएगा k 0.1 की पावर a, है ना, और 0.2 की पावर भी, यानी कि 1 हो गया ये तो, k भी नहीं है अभी तो अपने पास, है ना, अभी तो अपने पास k भी नहीं है। और क्या कर सकते हो आप, हाँ, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1/2 की होल पावर a, ठीक है, तो इसकी होल पावर 1 रही होगी, यानी कि a इक्वल टू 1, x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, x के रिस्पेक्ट में 1 और y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं, ठीक है। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू k x की पावर 1 और y की पावर 0, रेट कांस्टेंट, अब कहीं पे भी लगा दो वैल्यू आप, 0.05 इक्वल टू k, x की वैल्यू 0.1 पावर 1 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू 0.2 b की है, तो कैंसिल ही हो गया, तो 0.1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, 0.1, तो k इक्वल टू आ जाएगा 0.05, यानी कि k इक्वल टू आ जाएगा 5 × 10 की पावर -2। ईयर गायब कर देते हो यार आप, देखो
बता ही नहीं पाते हैं कौन से उसका। 5 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट क्या आ जाएगी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही आएगा ना फर्स्ट ऑर्डर में। नहीं सर, फर्स्ट ऑर्डर में तो ये आए मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, n की जगह 1 लगाओगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो, बचेगा क्या, केवल सेकंड इनवर्स। जो पहले मैंने यूनिट लिखी थी वो जीरो ऑर्डर के लिए थी। ठीक, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है अगर वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्वेश्चन उठाएंगे केमिकल काइनेटिक्स के लिए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, कैसे रेट अफेक्ट होगा अगर सरफेस एरिया जो है वो अफेक्ट होता है तो अभी तो मैंने आपको बताया सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट इंक्रीज होता है, यानी कि सरफेस एरिया अगर आप रिड्यूस करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। कैटेलिस्ट ऐड करते हो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। डिटेल में भी आगे देखेंगे कितना इंक्रीज क्या क्या आता है वो सब। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ना है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर का मतलब है रेट इक्वल टू के ए की पावर जीरो, या फिर अगर आप डिफरेंशियल रेट लिखते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करो, ए इक्वल टू प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो दोनों होंगे तो क्या सेम होंगे, और दोनों को जब इक्वेट करके मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है जो आता है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, बिकॉज अब डेरिवेशन सीखने का आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है, और जिन्हें याद है वो तो बल्ले बल्ले है उनकी, है ना। ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब यहाँ पे ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कुछ देर बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ए नॉट क्या है, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपने रिएक्शन स्टार्ट करने पे ली होगी। के क्या है, के रेट कांस्टेंट है, और टी क्या है बच्चों, टी है यहाँ पे टाइम जो लग रहा होगा, यूजुअली इसको सेकंड्स में ही रखा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखना आप क्या रहेगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है कि हाफ लाइफ का मतलब है आप जितना रिएक्टेंट लेके चले थे अब उससे आधा आपके पास बचा है, यानी कि एट टाइम इक्वल टू टी हाफ, टी हाफ से डिनोट करते हैं टी हाफ लाइफ को, या फिर टी 50% भी बोल दिया जाता है। ठीक, तो फिर ए टी कितना बचा होगा, आधा बचा होगा ए नॉट बाई टू। वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ए टी इक्वल टू ए नॉट बाई टू, इधर से ये आएगा। ठीक, तो आपके पास आ जाएगा ए नॉट बाई टू इक्वल टू ए नॉट, करके बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा, सोचो कहाँ से आ गया, है ना। इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू, है ना, इधर आएगा तो माइनस का ए नॉट बाई टू, माइनस माइनस कैंसिल, ए नॉट बाई टू के। हाफ लाइफ क्या आ रही है जीरो ऑर्डर की, ए नॉट बाई टू के। जो चीजें मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब इनसे आपको लाइफ टाइम भी पूछ सकता है कि भैया कितना जिएगी रिएक्शन, मतलब कब तक रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, इसका डी एंड हो जाएगा। एंड कब होगा, जब आप जितना रिएक्टेंट लेके चले थे वो जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पुट करो इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, जीरो इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो टी 100% कितना आ जाएगा, टी 100% आ जाएगा ए नॉट बाई के, टी 100% आ जाएगा ए नॉट बाई के, है ना। ये हो गया आपका 100%। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आप देखो। अब यहाँ से मैं ग्राफ आपसे पूछ रहा हूँ बताना, तब तक मैं चाय पीऊंगा, आप मुझे ग्राफ बता दो कि क्या आने वाला है, यहाँ से कैसा ग्राफ आएगा।
ठीक है, चालाक तो वही, तुमने देख लिया होगा मैं कौन सी इक्वेशन देख रहा हूँ, उसी से रिलेटेड ग्राफ आ रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ग्राफ आ रहा है। और एक और बता देना कि उसी से रिलेटेड ग्राफ आएगा। ठीक है, चलो ये दो ग्राफ बता दो जल्दी से। चाय भी है आज, बिस्किट भी है। लो, पहले भेंट करता हूँ। ईयरपोर्ट्स वो पवन ले गया था ना उस दिन, नेक बैंड है उसका वाला, बैग में रखा है। बना दिया होगा ना अब तक तो। देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू, अगर मैंने x एक्सिस पे टाइम लिया है और ये इंटरसेप्ट, तो नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ आएगा। यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए नॉट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसके साथ देखो आप टी हाफ, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 1/2 के पॉजिटिव स्लोप है ना। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ दे के ऑर्डर पूछ सकते हैं या फिर ऑर्डर दे के ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे। नोट कर लो, काम की बात है। ऐसी मैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी आपको बता दूंगा, ग्राफिकल बातें भी और इक्वेशन भी। ये ग्राफ आ भी गया है ना, तो दिख भी मस्त रहा है आपको। चलो, कंसेंट्रेशन ऑफ आर टाइम के साथ, अभी अभी तो बताया स्लोप क्या है माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या है इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम ताजा क्वेश्चन है, फ्रेश 2024 का। नेक्स्ट देखो आप, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी सीधे कराया तो है, ड्राइव कराया है, सीधे कराया कराया ऐसे कराया। क्या है, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के यानी कि आर नॉट बाई टू के, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अब हमें बात करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई एक लेट कर लेते हैं, क्या रही होगी, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका रेट अगर आप रेट लॉ से लिखते तो ये आता, एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो इसको, कैसी है एलिमेंट्री। और अगर आप डिफरेंशियल रेट लिखते तो क्या आ जाता, -1/1 डी ए बाई डी टी। दोनों को इक्वेट करते, इंटीग्रेट करते विद इन द सुटेबल लिमिट्स, तो आपके पास आता ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये भी एक इक्वेशन है, हालांकि इसको न्यूमेरिकल में यूज कम होगा, बट ये एक इक्वेशन है। क्यों है सर ये इक्वेशन, अरे भाई ये ना एक्सपोनेंशियल डीके जो दिखा रहा है उसके लिए है ये, इस तरीके से। तो अगर कहीं पे ऐसा ग्राफ दिखे आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में, तो वो पक्का फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप, अगर आपको मतलब टाइम निकालना है कितनी देर में रिएक्शन कहाँ पहुंची, या रेट कांस्टेंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग, मतलब t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए टी। और अब तक आप लोग इतने समझदार हो, जान गए हो ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, के क्या है और टी क्या है। क्या क्या है एक बार बता दो, ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए टी है आफ्टर टी टाइम की कंसेंट्रेशन, के है रेट कांस्टेंट, और टी है यहाँ पे टाइम। तो अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगी कहानी, देखो आप, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब टाइम आधा हो गया है कंप्लीट, तो फिर AT कितना हो जाएगा, वो भी इनिशियल का आधा हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो। इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा T 50% इक्वल टू 0.693 इंटू log 2/k। क्या सही लिखा है ना? 2.303 आएगा, बाद में आएगा 2.303 इंटू log 2/k। log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010, तो ये आ जाएगा 0.693/k। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब मैं बात करता हूँ लाइफ टाइम की। इससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होगी क्या, तो जवाब होता है नहीं, इनफाइनाइट टाइम लगता है। क्यों लगता है? देखो AT कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा इस समय। लगा दो इक्वेशन में 2.303/k log A0/0। अब 0 से डिवाइड करोगे किसी को तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी कि इस रिएक्शन को खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक, यहाँ पे देखो आप, हाफ लाइफ के लिए जो ग्राफ आएगा उसको मतलब ही नहीं है इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या रही होगी, बिकॉज उसके एक्सप्रेशन में तो वो आ ही नहीं रहा है ना। तो T हाफ का ग्राफ जो है वो आपको एक कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये बात है। और अगर मैं इसको सही से रीअरेंज करूं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, KT है ना इक्वल टू 2.303 log, उसको 2.303 को भी इधर कर लो, log A0 माइनस AT है ना। log में अगर ऐसे डिवाइड में लिखा रहता है तो माइनस करके ओपन कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखा है तो प्लस करके लिख सकते हो। तो इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा log A0 इक्वल टू log AT माइनस KT अपॉन 2.303। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, कहाँ पे यहाँ पे कर देते हैं। अगर मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट करूं log A0 y एक्सिस पे और टाइम लूं x एक्सिस पे, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा जहां पे कि ये तो हो जाएगा इंटरसेप्ट log AT, और स्लोप कितना हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा -k अपॉन में 2.303, स्लोप ये हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। जैसे उसमें ग्राफ था वैसे इसमें भी ग्राफ का क्वेश्चन बन सकता है। देख लो, अपने काम की बात जो है उसको लिख लो आप लोग। क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दे रखा है यानी कि के दे रखा है। कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा अगर 5 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 2.5 ग्राम तक। क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे आपको के दे रखा है, इतना था स्टार्टिंग में, तो A0 दे रखा है और इतना हो गया यानी कि AT दे रखा है। तो अपने पास जो है कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log A0 अपॉन में AT। सॉल्व करोगे 2 टाइम्स आ रहा है यानी कि log 2.303 अपॉन में 1.25, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, इंटू log 2 कितना है 0.3010। इसको आपको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और क्वेश्चन अभी आया हुआ है
2024 का ही है। सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये कितना आ रहा है 0.55 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको आप सही से अरेंज कर लेना, यानी कि कितना लगेगा 550 सेकंड लग रहे होंगे। ठीक, हेलो हेलो सर, थोड़ा सा टाइम दो, ऑनलाइन क्लास में होगा। हाँ ठीक है। हाँ अगला देखो, अगले में देखो इस तरीके का क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, और ये तब आया है जब हमने 12th का एग्जाम दिया होगा, और एक बार जब हमने बच्चों को पढ़ाया। तो देखो समय का फेर है ना, दुनिया कैसी है, गोल है। तभी हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, आज मास्टर जी बन के देखो ये कोई क्वेश्चन आ भी रखा है, और ये हमने भी पेपर में किया है। चलो, तो यहाँ से ये पता लग रहा है सर 2017 में आप 12वीं के पेपर दिए थे। हाँ यही पता लग रहा है, एक ही बार में दिया था, ऐसा थोड़ी दूसरी बार का हो या तीसरी बार, एक बार में क्लियर था मामला। चलो, अब इसमें क्या करना है आपको, 99% कंप्लीशन का टाइम जो है उसको प्रूव करना है ट्वाइस है 90% के। अब जब भी ऐसा हो, परसेंटेज का क्वेश्चन आपको दिया हो, तो आप क्या करा करो, इनिशियल को 100 मान लिया करो। तो जैसे फॉर 99% कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन क्या हो चुकी है, 99% कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100 रहा होगा, तो 99 कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 100 में से 99 तो वो यूज हो गया, एक बचा रहा होगा, तो एक पार्ट इसका बचा है। अब है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद है, T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन में 80। ऐसे ही करना इस टाइप के क्वेश्चन को, फायदे में रहोगे, टाइम बचेगा, दिमाग खराब कम होगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई चीज पावर में है तो वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। कोई चीज पावर में है तो वो आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा, और log 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू हो जाएगा कि log 10 होता 1 है, देखो दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, T 99% आ गया 2.303 अपॉन के, और इनटू में 2। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, आगे सॉल्व कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। बताओ, ऐसे ही आप 90% के लिए लिख सकते हो, लिख दो। 3 आपको एकदम टनाटन दिख रही होगी, और अब मैं भी दिख रहा हूँ, देखो फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन के लिए देखो यहाँ पे भी A0 आप 100 लेके चलोगे, 90 कंप्लीट हो गया तो बचा रहेगा 10, 80 इक्वल टू 10, और यहाँ पे आ जाएगा T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन में 10। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि log 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा 2.303 अपॉन के। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, ये दिख रही है आपको इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, और इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आपके पास, ये 2.303 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो T 99% है वो ट्वाइस है किसके, T 90% के। तो ये प्रूफ हो गया, ये आ गया आपके पास। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो 99.9 के लिए आ जाए, 75 के लिए आ जाए, 70 के लिए, 80 के लिए, आपको यही करना है। आप पहले दोनों केसेस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, इससे रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, और बहुत हद तक आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। चलो,
और भी आए हुए हैं ऐसे, है ना, आप कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी 2 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में है, एक एक्सरसाइज में है, तो उनको जरूर करें। देखो ये मैंने कहा था ऐसा ग्राफ आपको दिया जा सकता है और दिया हुआ भी है। तो भाई कंसंट्रेशन और टाइम ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है, मतलब ये किसके लिए है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अब कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम? हाँ, कि 100% इसका कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये भी मैंने पीछे प्रूफ किया भी था, वो प्रूफ आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 100% खत्म होने में रिएक्शन को कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम, इसलिए बात सही है। CBQ मतलब क्या है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। चलो ये भी भाई पिछली वाले कॉन्सेप्ट की तरह क्वेश्चन है। 50% खत्म होने में 40 मिनट लगते हैं, तो 90% में कितना टाइम लगेगा। ठीक, बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना है, आप लोग पॉज करके कर भी लेना, ठीक है, फॉर 50%। क्योंकि एक तरीका सीख लोगे और उसी को बार बार अप्लाई करोगे तो वो एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ 50% को अगर T½ लेके कराऊंगा तो फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इससे अच्छा आप एक ही तरीका अप्लाई करो। देखो फॉर 50% का मतलब है कि A0 100 लेके चले थे, 80 कितना रह गया 50, T 50%। आप डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो 0.693/K। सॉल्व करके लिखोगे तो भी यही आएगा, लेकिन सॉल्व करके लिखोगे तो एक फायदा रहेगा, वो क्या है, वो ऐसे 2.303/K log A0/80, यानी कि 100/50। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2.303/K log 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आप 90% के लिए लिखो, इसके लिए लिखो 90% के लिए लिखो। 90% के लिए डायरेक्ट लिख दूं, अब तो समझ गए होगे। A0 सर आप 100 लेने वाले हो और 80 आप लेने वाले हो, 90 खत्म हो गया तो 10 लेने वाले हो। सॉल्व करोगे सर तो log 10 1 होता है, कि 90% आ गया 2.303/K log 10 इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक, अब इनका जो टाइम लग रहा है और वो लगा दो और इसको सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। कर लेंगे सर, क्या बात है इसमें, कर लो फिर आप। यहाँ पे 50% के लिए कितना टाइम लग रहा था, 40 मिनट, और 90 के लिए निकालना है, छोड़ दो। क्या 2.303/K से 2.303/K कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। log 2 बचा रहेगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 कितना होता है 0.3010। T 90% उधर किसकेगा, 40/0.3 लिख रहा हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और ये आ जाएगा बेटा 133.33 मिनट में था ना, हाँ। तो 133.33 मिनट इस रिएक्शन को लगेंगे 90% कंप्लीट होने में, और 50% में कितना लग रहा था, 40 मिनट लग रहा था। चलो अगला देखो आप, एक इस तरीके का भी, क्योंकि एक फ्रैक्शन का करवा, एक परसेंटेज का करवा दिया, एक मास का करवा दिया, एक फ्रैक्शन का भी देख लो अगर ऐसे आता है तो जब भी अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो इनिशियल को आप 1 मान लेना, और वो कह रहे हैं ना 2 its 1/10, यानी कि जो पहले था उसका 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ A0, यानी कि 1/10 ऑफ 1, यानी कि 1/10। अब तो अपना काम आसान हो गया है ना। रेट कांस्टेंट दे रखा है, K दे रखा है, और टाइम पूछा है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो टाइम होता है 2.303/K, जो कि लग रहा है 60 सेकेंड, और ये आ जाएगा log 1/10, 10 ऊपर जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.303/60। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बता दें आपको सॉल्व करके कितना आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है आपका 0.038, है ना। इतना टाइम आपको लगेगा।
डाउट सेक्शन। यार ये तो खुद भी लिख सकते हैं। मैं करना है क्या, DOUBT, स्पेलिंग नहीं आती है पूछ लो हमसे, खुद लिख लो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इस ये जो क्वेश्चन है इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दो, अब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होंगे, अभी सर ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक की थ्योरी है, और फिजिकल में आप इतने फॉर्मूले बता रहे हो, तो फॉर्मूले से अच्छा है कि आप A0 और AT वाला अप्रोच लगाओ। मतलब स्टार्टिंग में देखो कितना प्रेशर है, उसको इनिशियल कंसेंट्रेशन से आप रिप्लेस कर दो, इसको P0 मान लो, है ना। और देखो रिएक्शन कैसे चलती है, रिएक्शन को चलाना सिखाते हैं आज आपको, है ना। ये देखो आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, हम आपको रिएक्शन चलाना सिखा रहे हैं। जैसे आपके पास स्टार्टिंग में इतना प्रेशर था, वो केवल रिएक्टेंट की वजह से रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो होगा नहीं स्टार्टिंग में, और 300 सेकंड बाद रिएक्टेंट कुछ कंज्यूम हुआ होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, और प्रोडक्ट कुछ बना होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब कितना हो गया वो हो गया 0.50 के बराबर। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा ये 0.20 आ जाएगा, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है कि इतना रेट कांस्टेंट निकालो, यानी कि के है, टी की जगह के कर रहा हूँ, के की जगह टी कर रहा हूँ। टाइम कितना लगा 300 सेकंड, इनिशियल प्रेशर कितना था 0.30, बाद में कितना, मतलब किसका पूछ लगेगा, बाद वाला कितना बचा इसका कितना बचा रहेगा, इसका बचेगा 0.10। तो ये हो गई इसकी AT की वैल्यू, ये थी इसकी A0 की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0.10, सॉल्व कर लो, log 3 की वैल्यू दी है इन्होंने, को सॉल्व कर लेना, 2.303 अपॉन 300 इक्वल, मतलब इंटू 0.4771, 0.48 लगा लेना, ज़्यादा उसमें लफड़ा हो रहा है कैलकुलेशन का। तो यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स, यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स आएगी, ठीक है। तो एक प्रेशर वाला क्वेश्चन भी करा दिया। आप कह रहे सर 20 के बाद वाले करा रहे हैं, भाई मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले आ रखा है, इस टाइप का आपको पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो फिर उसको पीछे से पिक किया गया है। अब देखो अगला टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, आएगा तो इसी में से मतलब आएगा, कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव पार्ट अलग हो सकता है, बट कंसेप्ट यही लगेगा। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, सबको पता है, बच्चा जानता है ये बात। कितना बढ़ता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से नियरली डबल हो जाता है, इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। आपको कैसे पता लगा सर, एक इक्वेशन होती है बेटा, K = A e⁻⁻ इसको कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। ये है आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। क्या करती है ये, इट शोज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो और अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये पता लग गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी आप बता सकते हो, बिकॉज दोनों चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा लॉग लेके, तो ये आ जाएगा आपके पास ln A - EA/RT, ठीक है। लॉग लिया है इसका, मल्टीप्लाई करके अगर चीजें लिखी होती हैं लॉग के अंदर तो हम उनको ओपन करते हैं, तो प्लस के साथ ओपन करते हैं, वही किया। तो ln A + ln E पावर -EA/RT, तो पावर आगे आ गई। और आप ध्यान रखना ln E की वैल्यू 1 होती है, log बेस E पे E की वैल्यू 1 होती है, log बेस 10 पे 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वही होके 1 हो गई। अब यहाँ से आपको एक ग्राफ पूछा जा सकता है, वो क्या, वो ऐसे बना ln K वर्सेस 1/T पे ग्राफ बनेगा। तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ, इंटरसेप्ट होगा ln A और स्लोप होगा इसका -EA/R। अब इसको लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा log K log बेस 10A, और यहाँ पे आ जाएगा EA/में 2.303 RT, 2.303 RT, ठीक है। तो
बस कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, देखो बाकी सारी बातें वही रहेंगी। लॉग के का ग्राफ आ जाएगा ऐसा, इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका लॉग ए नॉट मतलब ए, है ना, और ये हो जाएगा स्लोप माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर। किसके साथ बना रहे हो? 1 टाइम के साथ। कैसे हुआ होगा? क्योंकि अगर आप लॉग बेस मतलब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, फिर मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया इससे, तो वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये रह गया। अब अगर आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बात करो, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, जैसे सपोज अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट जो है वो K1 है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट कितना है? K2। ये चीजें यहाँ पे पुट करो, 2 बार इक्वेशन लिखो और उन दोनों को क्या कर लो? माइनस। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और ये आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। ऊपर वाली बातें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जरूरी हैं, बट ये सीधा 3 या 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन क्या है सर? ईए को बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, समझाएंगे क्या होता है। ईए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, अभी समझा देंगे इस बात को, है ना। और ए को क्या कहा जाता है? ए को कहा जाता है आर्हीनियस कांस्टेंट, क्योंकि आर्हीनियस इक्वेशन का कांस्टेंट है, या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहा जाता है, तो या फिर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो और T1 T2 क्या है? डिफरेंट टेम्परेचर है। K2 K1 क्या है? डिफरेंट रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन बता दिए मैंने, नोट कर लेना। देखो फिर आर्हीनियस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी में यहाँ बता देता हूँ आपको। कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो कैटेलिस्ट जो है ना, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी नाम की चीज थी उसको कम कर देता है। तो पहले बताओ सर कैटेलिस्ट होता क्या है? तो देखो आपके पास ये बच्चों ग्राफ है और यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रहे हो और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस। जब भी रिएक्शन होती है जनरली क्या होता है कि रिएक्टेंट कम स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो थर्मोडाइनेमिकली क्या होता है? जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो फिर जिसकी स्टेबिलिटी कम है वही तो रिएक्शन करेगा ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसी मोर स्टेबल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये एनर्जी है प्रोडक्ट्स की। कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से थी, कुछ एनर्जी उनको एक्स्ट्रा जो है वो एक्वायर करनी पड़ रही है। इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। इसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज का डिफरेंस है इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास है जिसमें वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं कौन से क्या है। अब कैटेलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे? तो देखो कैटेलिस्ट क्या करता है ना, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको कम कर देता है। अगर मैं कैटेलिस्ट के बाद वाला ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है ये क्या हो गया? ये कम हो गया। तो ये है आपकी एनर्जी, मतलब ये रिएक्टेंट्स को एनर्जी चाहिए अगर उनके पास कैटेलिस्ट है तो देखो ये काम जल्दी हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है? कम एनर्जी लग रही है। बताओ क्लियर हुई ये बात या नहीं? ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसको कहा जाता है बच्चों? ये जो टॉप है एनर्जी बैरियर का, इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो, ठीक है।
चलो, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के पास है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो फिर कैटलिस्ट ने क्या किया? इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ टू रिएक्शन विच इज ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये एक ऐसा रास्ता रिएक्शन को देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। देख लो, ठीक है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी। अगर सपोज और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, ये बात आपको बता के ही मानेंगे। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो फिर ज्यादा वाले का साइन आता है डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। ये ग्राफ है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये ग्राफ किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए। वहीं पे अगर सर एक्सोथर्मिक का ग्राफ होता तो कैसा होता? तो भाई रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती, प्रोडक्ट की ज्यादा होती, है ना। ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। ये हो जाता आपका एंथैल्पी और ये हो जाता आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और ये रहती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये वाला जो कहलाता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ठीक। चलो, तो ये वाला जो ग्राफ है इसमें डेल्टा एच नेगेटिव आएगा क्योंकि ई पी की वैल्यू ज्यादा है, उसके आगे नेगेटिव का साइन है। और ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, जहां पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कैटलिस्ट की। और पॉजिटिव कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही रेट को इंक्रीज करता है ना। नेगेटिव वाला कम भी कर सकता है, मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा भी सकता है। इसलिए मैंने अल्टरनेट पाथ लिखा है। अब उसमें दोनों बातें हो सकती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। बट अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो पक्का एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? कम करेगा। तो पक्का एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा वो, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आप, तो ये क्वेश्चन है, देखो जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड। हर बार ऐसे ही पढ़ाते हैं और हर बार मतलब लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। जब भी पढ़ाते हैं इस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ा रखा है। आप आज से पिछले 2 साल पहले के लेक्चर देखोगे तो वहां पे भी ऐसे ही समझाया गया है, ठीक है। और कभी मैं भी भूल जाता हूँ कैसे क्या कराना है, तो अपने ही पुराने लेक्चर देखता हूँ। इसीलिए कहते हैं बच्चों अपने नोट्स बनाओ, है ना। अपने पास जितना खुद का मटेरियल होगा उससे हमें चीजें जल्दी याद होती हैं। तो यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो वो किसको अल्टर करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्रोपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंटरनल एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। आगे चलो, ये देखो, अब बायोकेमिकल रिएक्शन वाज कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 10⁻⁻⁶ मिनट इनवर्स। इफ द सेम रिएक्शन इज नाउ कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन विल बी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी ये आपको बताना है। तो कैरीड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आपको बायोमोलिक्यूल में पता लगा होगा, ये भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं बेटा। तो ये भी क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक। तो सेम रिएक्शन अब एंजाइम के प्रेजेंस में हुई तो ये क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मिनट इनवर्स। ये बात समझ में, ठीक है। देन what happens to the rate constant K and activation energy EA as the temperature of the chemical reaction is increased। तो देखो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? रेट कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे क्या करा रहे हो? टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हो। तो जस्टिफाई करना है तो भाई जस्टिफिकेशन तो इनको देना ही पड़ेगा, अब ये मांग रहे हैं तो, है ना। इक्वेशन ये रही बच्चों, K इक्वल टू A e⁻⁻⁸ तो यहां से आप क्या कर सकते हो? इस इक्वेशन के बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हो
कि क्या चेंजेस आए हैं, है ना। अगर इसको मैं ग्राफिकली आपसे बनाऊं तो देखो क्या था, टी टेम्परेचर पे जो है, सपोज इधर आपके पास दिया हुआ है एनर्जी, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे है बेटा एनर्जी, और ये सपोज एक्टिवेशन एनर्जी का मार्क है। तो देखो टी टेम्परेचर पे ग्राफ आया था कुछ ऐसा, है ना, ये ग्राफ है टी टेम्परेचर पे। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आया है, क्योंकि जिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो तो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, है ना। इसको बोल्ट्जमैन फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है, आप लोग गैसियस स्टेट इसमें पढ़ते होंगे। बट यहाँ पे इसकी रेलिवेंस क्या है, ये बता रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, जिनने एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस किया है, वो क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे मतलब डबल हो जाएंगे। देखो इससे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सपोज टी टेम्परेचर वाले हैं जो मैं ऐसे इन लाइन से बना रहा हूँ वर्टिकल से, और जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से बना रहा हूँ वो T+10 टेम्परेचर वाले हैं। तो वो नियरली आपको अप्रोक्सीमेटली कितने दिख रहे होंगे, डबल दिख रहे होंगे। तो यही रीजन है यार, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को जो क्रॉस कर रहे हैं वो डबल हो गए। तो यानी कि रेट कांस्टेंट बच्चों बढ़ गया होगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही रहेगी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो ये रही ना आपकी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, आगे देखो, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स। अगर रेट ट्रिपल हुआ है ना बच्चों तो रेट कांस्टेंट भी ट्रिपल हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन रेट कांस्टेंट के लिए है ना, और क्वेश्चन रेट के लिए दे रखा है। ठीक, चलो तो बस कर लो इसको वही इक्वेशन लगा के। कौन सी इक्वेशन लगेगी सर, इक्वेशन ये वाली लगेगी बस, log K2 अपॉन K1 अपॉन में EA मतलब इक्वल टू EA 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेरा थोड़ी, ये किसने लिखा है, डाउट ये अपने मन से जोड़ दिया। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको केल्विन में लगाना पड़ेगा, 273 + 17। मैं एकदम कल्लू कालिया दिख रहा हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन सही दिखेगा, ध्यान से देखो। और 17 है सर, 17 है, 17 है तो खतरा हो जाएगा, 290 आना चाहिए, और 27 को कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब सही दिख रहा हूँ, स्मार्ट तुम्हारी तरह देखो। तो ये भैया लाइट का फर्क है, अपना कुछ रोल नहीं है इसमें, लाइट ही चमका रही है और राइट ही कल्लू कालिया भी बना रही है। ठीक, चलो तो फिर अब क्या रह गया इसमें, ट्रिपल हो रहा है, मतलब K1 को अगर आप K मानते हो तो K2 तिगुना हो गया, 3K हो गया। सॉल्व करोगे इधर K से K कैंसिल, 3 बचेगा, 2.303। R की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी की बातें चल रही है, और R की वैल्यू एनर्जी के टर्म्स में 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। सोल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको दूसरी वैल्यू बताई थी क्योंकि वो प्रेशर के टर्म्स में थी। इसको आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिख सकते हो 25/3, वहां भी बताया था मैंने, उसको आप लिख सकते थे 1/12। ये कितना हो जाएगा, टेम्परेचर पहले वाला 290 माइनस दूसरे वाला 300। अब यार देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो इतना तो कर ही सकते हैं सर, इतना तो चलता है ना। चलो, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 290, इसका एलसीएम लेके बता रहा हूँ, और सॉल्व करोगे मतलब तो 10, इस चीज़ को सॉल्व कर लेना
आपके पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। सर आप पढ़ा रहे हो, आप सॉल्व करो, तो भाई मैं, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं तो मैं हथियार उठा रहा हूँ, यानी कि मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख लो आप, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगा आपके पास 80,000, वाह, 80,000 144.4, आधी इंग्लिश आधी। यूनिट क्या है, यूनिट अभी है बेटा जूल मोल इनवर्स, है ना। और अगर आप इसको किलो जूल में करते हो तो ये आ जाएगा 80.14 किलो जूल मोल इनवर्स। 10-15 मिनट रुक जाओगे ना यार। The rate constant of a reaction quadruples when the temperature changes from 300 Kelvin। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका T1 है ना। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन। यहाँ पे एक और टेम्परेचर रहा होगा बच्चों, ठीक है। अगर 310 रहा है तो वो T2 हो जाएगा, एग्जैक्ट याद नहीं है बट यही रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे देखो आप रेट कांस्टेंट क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना हो रहा है, तो अगर K1 K है तो K2 कितना हो गया होगा 4K, है ना। लगा देना आप वैल्यू। टेम्परेचर पहला 300 है, दूसरा कितना है 310 है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा log K2 अपॉन में K1, K से K कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, R की वैल्यू वही लगा लो 25/3, 1/300 माइनस 1/310। तो मेन ये जो क्वेश्चन रखा गया है ये इस बात को समझाने के लिए रखा गया है कि क्वाड्रपल का मतलब होता है बच्चों रेट कितना हो गया, 4 गुना हो गया, बस। बाकी तो आप कर ही लोगे, इक्वेशन ध्यान रखना और इसको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सॉल्व कर लेना। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो टाइम हम दे सकते हैं उसको, एक मान लो हर चैप्टर से आ गया तो 5-5 मिनट मान के 15 मिनट हम ऐसे क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हैं। ये वाला देखो आप, गलत बात है ये। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये किसके टर्म्स में दिया है यार, ये जनरल इक्वेशन क्या होती है, K = A e की पावर माइनस EA/RT। यानी कि अपने को यहाँ से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो A की वैल्यू ये हो गई 2.5 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, और देखो KT दे रखा है, ठीक है। तो K किस लिए दिया होगा इन्होंने, K का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अगर टेम्परेचर ये रहा है ना, तो ये अपने को वैल्यू दे रखी है EA/R की, हो सकता है यूनिट लिखी हो, अगर यूनिट लिखी है तो ये है, ठीक। अब एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है अपने से, तो फिर R से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.314 और यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ठीक है सर, रेट कांस्टेंट बताना है। अगर हाफ लाइफ पीरियड 300 मिनट है तो रेट कांस्टेंट तो आ ही जाएगा 0.693 अपॉन में T हाफ 300। ये जो भी आएगा बेटा मिनट इनवर्स में आएगा, है ना। ये जो भी आएगा जूल मोल इनवर्स में आएगा, सॉल्व कर लेना। मतलब मैं बता रहा हूँ इक्वेशन को कंपेयर करके कैसे वैल्यूज को आपने फाइंड आउट किया होगा, ठीक। ये जिनको बादलों में बंद कर रखा है वहां उन चीजों को मैंने इक्वेट किया है। नेक्स्ट देखो आप, ये क्या कह रहे हैं आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स, है ना। ये क्या क्या हो रहा है यहाँ, संस्कृत पढ़ाई जा रही है। जो सर्दियों में नहाते नहीं हफ्तों तक वो मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। खैर नहाने का मंत्र से क्या असर, है ना। कहीं भी है भगवान तो भाई सब जगह है, सर्वत्र है ना, हर जगह है भगवान। अपनी पूजा कर दो, तुम में भी है भगवान। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स, मतलब आपको टी हाफ दे रखा है 40 मिनट्स एक बार, किस टेम्परेचर पे
300 केल्विन पे। देखो बस मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बता रहा हूँ, क्वेश्चन पुराना जरूर है बट इस तरीके का आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 0.693 अपॉन के इक्वल टू 40, तो यहाँ से आपको एक रेट कांस्टेंट मिल गया ना 0.693 अपॉन 40। ऐसे ही आप दूसरे टेम्परेचर के लिए निकालो। टी हाफ कितना दे रखा है यहाँ पे 20 मिनट दे रखा है, कितना दे रखा है 20 मिनट दे रखा है, तो 0.693 अपॉन के इक्वल टू 20। और ये किस टेम्परेचर पे है, ये है 320 केल्विन पे। तो यहाँ से के आ जाएगा 0.693 अपॉन में 20 और T2 आ जाएगा आपके पास 320 केल्विन। आ जाओ भाई, आ जाओ। पुराने DTP ऑपरेटर हमारे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देखो अब बस K1 K2 आ गया और ये T1 T2 आ गया। तो इक्वेशन तो पता ही है तुम्हें, एक बार तेजी से सुना दो कैसे हनुमान चालीसा याद है। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2 ना, हाँ क्या हो गया सर, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 T2 की वैल्यू है, K1 K2 की है, ये कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 बचेगा या 1 अपॉन 2 बच रहा होगा जिसमें आपको log 2 की वैल्यू आती होगी। चलो अगला देखो आप, सर ये 2016, इस समय तो खुद ही आप पढ़ रहे थे 12th, है ना, आपको भी नहीं आता था ये वाला। भाई नहीं आता था लेकिन तुम्हें सिखा देंगे। देखो इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखो, log k इक्वल टू log a माइनस, है ना, log बेस 10 में है तो ये होगी आपकी EA अपॉन में 2.303 RT, ये है। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, ये आ गया log a 14.2 और ये आ गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इसको इक्वेट करूंगा मैं के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपके पास इतनी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर जूल पर मोल में। फिर पूछ रहे हैं रेट कांस्टेंट के अगर हाफ लाइफ पीरियड 200 मिनट है तो, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्या पूछ रहे हैं, रेट कांस्टेंट अगर हाफ लाइफ कितना है, अगर हाफ लाइफ 200 मिनट है तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका मिनट इनवर्स में, है ना। इन दोनों को सॉल्व जरूर कर लेना, एक बार फाइनल आंसर तक जरूर पहुंचो क्योंकि एक एक क्वेश्चन है इस तरीके का आपके पास कलेक्शन में होना चाहिए। देन लास्ट टॉपिक है बेटा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोलिजन थ्योरी कुछ होती है ना, और अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। तो क्या होती है कोलिजन थ्योरी, तो आप बताओगे सर, है ना, हाँ मैं बता रहा हूं आपको। देखो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, बट नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। सारे कोलिजन्स बच्चों इफेक्टिव नहीं होते हैं। इफेक्टिव इन द सेंस जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, वही कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। एंड ओनली दोज कोलिजन्स result in product formation which are effective। तो कंडीशन क्या है बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स की, इफेक्टिव कोलिजन की दो बातें हैं। एक तो दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात दे मस्ट हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। किनके लिए बात चल रही है, दे यहां पे किसको कहा गया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स should have significant amount of energy, जो कि किसके इक्वल हो,
दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के कम से कम या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मैंने आपको ग्राफ में समझा दिया था। अब इसका एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो वो रेट को कहते हैं, रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब यहाँ पे ये क्या चीज बता रहा है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे, है ना, यहां पे दो कांस्टेंट लगाए जाते हैं P और Z, बता दूंगा इनका मतलब क्या है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट का फॉर्मूला लिखो, तो यहाँ पे P है बच्चों प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि भाई सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने होते हैं, तो कितने चांसेस हैं कि ये कोलिजन इफेक्टिव है, तो वो फैक्टर P से पता लगेगा। Z AB जो है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ध्यान रखना कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने को आ सकता है, ठीक है, बुक में है, इसको पढ़ लेना। और ये एक्सप्रेशन भी इस बात से क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, करवा देता हूं आपको। कोलिजन थ्योरी आएगी तो लिखा होगे ना, अगर शॉर्ट नोट लिखने को आया देख लो, चलो फॉर्मूला वगैरह सब लिख के आना। देन कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हो जाएगा, या तो एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी ज्यादा। और ये क्वेश्चन भी बच्चों लास्ट ईयर आ रखा है, मुझे याद है, ठीक। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें थी, और है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद, है ना, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में DNF ब्लॉक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। गुड लक फॉर योर एग्जाम। जिसको जो भी चैप्टर रिवाइज करना है या कुछ डाउट्स हैं तो वो यहाँ से देख सकता है, कंटिन्यूएशन करेंगे, होपफुली सारे ही करेंगे, और नहीं हो पाए तो दो चैप्टर्स को क्लब कर लेंगे, या ऑर्गेनिक को कुछ दूसरे तरीके से कर लेंगे, ये सारी नेम रिएक्शन एक साथ, सारे आपके डिस्टिंग्विश वाले टेस्ट एक साथ, ऐसे मतलब पूरा कोशिश रहेगा कि एक बार आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करा दिया जाए, या कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।